Hello everyone, welcome back to my UGC NET जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूनिट 7th, दैट इज़ द मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। इस यूनिट की बात करूँ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम मीडिया प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मीडिया मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मीडिया इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इसमें लगभग 15+ MCQs जो है पर ईयर आते हैं इस टॉपिक से। ओके, तो हमने मोस्टली 6 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं। दिस यूनिट हैज़ 30% वेटेज इन योर एग्ज़ाम। एंड इस यूनिट के मेजर एरियाज़ हैं मीडिया मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन डिज़ाइन, मीडिया प्रोडक्शन, डिजिटल प्रोडक्शन, मीडिया इकोनॉमिक्स एंड लिबरलाइजेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर लॉन्च करना चाहते हैं तो उसका मैनेजमेंट करना होगा, कंटेंट प्रोड्यूस करना होगा, डिज़ाइन बनाना होगा, रेवेन्यू जनरेट करना होगा। ये सब इसी यूनिट के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, अगर आप कोई भी जैसे अगर चीज़ बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स इन चीज़ों के बारे में क्लियर होने चाहिए। ओके, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं? 1991 लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, मीडिया ग्रामर के बारे में पूछा जाता है, TRP के बारे में पूछा जाता है, सिमियोटिक्स एंड गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। इसीलिए इन टॉपिक्स को आपने स्पेशल अटेंशन देनी है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। नाउ व्हाट इज मीडिया मैनेजमेंट? ओके, सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो मीडिया मैनेजमेंट मीन्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्टिवली रन करना, यानी चीज़ों की प्लानिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, उनको कंट्रोल करना उनको। मैनेजमेंट के बेसिकली 4 फंक्शंस आपको याद रखने हैं, PODC। ठीक है, P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग एंड C मीन्स कंट्रोलिंग। मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, सपोज टाइम्स ऑफ इंडिया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए वो प्लान करेगा। सबसे पहले प्लान करेगा कि किस ऑडियंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, कि क्या हमारी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। देन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कौन सी टीम क्या काम करेगी, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। देन दे हैव टू डायरेक्ट, लाइक एम्प्लॉयज़ को गाइड करना है, क्या करना पड़ेगा उनको। देन दे हैव टू कंट्रोल, लाइक टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, किस तरह से किए जाएंगे, किस तरह से हम एक कंट्रोलिंग वे में अपना काम कर सकते हैं। ओके, ये सब चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। नाउ द लेवल्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। अब इसके जो लेवल्स हैं कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है आपका स्ट्रैटेजिक लेवल। ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर टाइम्स ग्रुप डिसाइड करता है कि प्रिंट के साथ वो OTT प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करना चाहता है, तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, क्योंकि पता आजकल OTTs ज़्यादा चल रहे हैं, आजकल डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है। ओके, देन सेकेंड इज़ योर ऑपरेशनल लेवल, जहाँ पे आप डेली एक्टिविटीज़ देखते हैं, जैसे कि डे टू डे प्रोडक्शन हो गई। जैसे एग्जांपल ले लो आप, न्यूज़ रूम में रिपोर्टर्स को जैसे असाइनमेंट्स देना, डेली बजटिंग करना, स्केड्यूल्स को मैनेज करना, तो एक इसमें आ गया आपका ऑपरेशनल लेवल में। देन दी नेक्स्ट इज की फंक्शंस। की फंक्शंस में आपके आ जाते हैं जैसे प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ऑडियंस रिसर्च, रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है वो सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता है, ठीक है, वो ऑडियंस रिसर्च भी करता है कि किस तरह का कंटेंट बनाएंगे, हमारी मार्केटिंग अच्छी होगी, इतना ऑडियंस जो होगा ये हमारी सीरीज़ देखेगा। ओके, वो एक तरह से मार्केटिंग भी करता है अपने सीरीज़ की। ओके, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू भी जनरेट करता है साइड बाय साइड। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज़ द ग्रामर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? ओके, ये टॉपिक मोस्टली नेट में पूछा जा सकता है, मीडिया ग्रामर। जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, वैसे ही मीडिया की भी ग्रामर होती है। मीन्स कि कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, अगर हम ऑडियो ग्रामर की बात करें, रेडियो की, तो रेडियो में विजुअल्स नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ साउंड होती है। इसीलिए वॉइस मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कि कब टोन हाई रखना है, कब लो रखना है। साउंड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मीन्स बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, पर्टिकुलर चीज़ पे कौन सी ऑडियो बजेगी, तो साउंड इफेक्ट्स मैटर करते हैं। ओके, म्यूज़िक इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि लेट्स सपोज अगर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हो आप, सो धोनी हिट्स अ 6 लेट्स सपोज, तो बैकग्राउंड नॉइस एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। ओके ठीक है। सो ये तो एक्चुअली है कि यहाँ पे एक्चुअलिटी इज इक्वल टू रियल साउंड। ठीक है, एक्चुअलिटी क्या होता है, रियल साउंड। ठीक है, क्योंकि कमेंट्री दे रहे हो वहाँ पे ऑडियंस ने सच में शोर किया है। ठीक है, सो एक्चुअल नॉइस वहाँ से आ रहा है। ठीक है, कभी कभी अगर नहीं हो तो वो आप एडिटिंग में डालते हो। सो नेट में मोस्टली ये पूछा जाता है। देन यू हैव द विजुअल ग्रामर। विजुअल ग्रामर की बात करें, ये मोस्टली वीडियो प्रोडक्शन में या टेलीविजन में होती है। सो टीवी में विजुअल और ऑडियो दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें जैसे कुछ शॉट्स के एग्जांपल दूँ, जैसे कि आपकी क्लोजअप शॉट होती है, मीडियम शॉट होती है, वाइड शॉट होती है, यू हैव पैन, यू हैव टिल्ट, यू हैव जूम। ओके, सो न्यूज़ एंकर को क्लोजअप में दिखाना ऑडियंस इंगेजमेंट क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, आप कोई भी अगर किसी बंदे के फेशियल फीचर्स या उसके एक्शंस दिखाएंगे या किस तरह का इमोशन फील कर रहा है वो, तो उससे क्या होता है, ऑडियंस इंगेजमेंट जो होती है ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट वी हैव द कायरन। कायरन क्या हो गया, स्क्रीन के नीचे जो टेक्स्ट आता है, ठीक है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा होता है बड़ा बड़ा, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स हो गए। ठीक है, सो ये कायरन या लोअर थर्ड कहलाता है। ओके, इसको हम कायरन या लोअर थर्ड बोलते हैं ना। व्हाट इज़ बी रोल? बी रोल हो गया कि जो एक्स्ट्रा फुटेज, लाइक हम मेन फुटेज के अलावा कुछ स्पोर्टिंग विजुअल्स भी होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। लाइक अगर रिपोर्टर कोई फ्लड रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ फ्लड के विजुअल्स भी दिखाएगा। ओके, सो ये क्या है, बी रोल है। ठीक है, थोड़े एक्स्ट्रा शॉट्स लेने ताकि वो आप दिखा सको। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन क्या होता है। सो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कम्युनिकेशन डिज़ाइन का मतलब है ऑडियंस तक मैसेज को इफेक्टिवली पहुंचाना थ्रू विजुअल्स, टेक्स्ट, कलर्स, सिंबल्स और डिज़ाइन एलिमेंट्स के थ्रू। ओके, सो जैसे कि आजकल के डिजिटल एरा में हर जगह कम्युनिकेशन डिज़ाइन जो है वो यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप यूट्यूब थंबनेल्स देख लो, इंस्टाग्राम पोस्ट देख लो, न्यूज़पेपर लेआउट्स देख लो या एड्स देख लो, वेबसाइट डिज़ाइंस देख लो या कैंपेन्स देख लो, हर जगह जो है डिज़ाइनिंग जो है यूज़ हो रही है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन यूज़ हो रहा है। सो इन सब का पर्पस एक ही है, ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट करना और मैसेज को क्लियरली कम्युनिकेट करना। ओके, सो लेट्स सपोज जैसे मैं अगर यूट्यूब थंबनेल बनाती हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं ब्राइट कलर्स रखूँगी, अट्रैक्टिव टेक्स्ट रखूँगी, प्रॉपर लेआउट यूज़ करूँगी, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स उस वीडियो पर क्लिक करेंगे। सो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन डिज़ाइन का प्रैक्टिकल यूज़ है। या मैं इस तरह के क्लिकबेट्स डालूंगी कि ऑडियंस का ध्यान जो है यूट्यूब थंबनेल से ही वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग वर्क्स। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में। सो ये थ्योरी जो है ये साइकोलॉजी से आई है और कहती है कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ओके, यानी हम चीज़ों को अलग अलग नहीं देखते हैं बल्कि एक कंप्लीट पैटर्न के रूप में देखते हैं। ओके, सो ह्यूमन ब्रेन जो है ये नेचुरली इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। सो इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है, लाइक नज़दीकी। जो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं हम उन्हें एक ग्रुप समझने लगते हैं। ओके, जैसे आपका कोई फ्रेंड अगर वो आपके साथ साथ रहता है तो वी थिंक लाइक दीज पीपल आर इन ग्रुप। ओके, सो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, लेट्स सपोज यू हैव 10 डॉट्स ऑन स्क्रीन, उसमें से 5 डॉट्स जो हैं ये बहुत पास पास लगे हैं। ठीक है, और बाकी जो 5 हैं ये साइड पे लगे हैं। सो आप उन पांचों को ग्रुप समझ लेंगे या उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, ये बड़े पास पास वाले ये अलग ग्रुप है, ये जो दूर दूर वाले ये अलग ग्रुप है। ओके, सो जो ह्यूमन ब्रेन है ये ऑटोमेटिकली उन्हें 2 ग्रुप समझ लेगा ना। अब जैसे मैं आपको मीडिया से एग्जांपल दूँ, जैसे कि न्यूज़पेपर में रिलेटेड न्यूज़ को एक ही सेक्शन में रखा जाता है और ऑडियंस को लगता है कि ये स्टोरीज एक कैटेगरी की है। ओके, या सो पहले हमने बात की प्रॉक्सिमिटी की, नाउ सेकंड कम सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी का क्या मतलब है, समानता। ठीक है, कि क्या सिमिलैरिटी है। सो जो ऑब्जेक्ट्स जैसे सेम कलर के हों, शेप के हों, साइज़ के हों, हम उन्हें रिलेटेड समझने लगते हैं। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ऐसे दूं कि न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं ये अपनी ब्रांडिंग के लिए सेम कलर पैलेट यूज़ करते हैं, जैसे रेड, ब्लू और या येलो थीम। ओके, सो उनका लोगो भी वैसा होगा, उनके ऑफिस का कलर भी वैसा होगा, या मे बी उन्होंने उसी कलर की चीज़ें लगाई हों। ठीक है, तो वो अपना वो थीम बना लेते हैं। देन थर्ड वन इज़ द क्लोजर ना। क्लोजर से MCQ आ सकता है। जैसे क्लोजर का मतलब है कि अगर इमेज या शेप इनकम्प्लीट हो, ओके, तो भी हमारा ब्रेन जो है उसे कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे लेट्स सपोज कि हम कोई लोगो देखते हैं, ठीक है,
बट वो अगर जैसे एप्पल का लोगो है वो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंप्लीट इमेज जो है वो इमेजिन कर लेता है। ठीक है, ठीक है, बेशक एप्पल का लोगो जो है वो आधा साइड से कट है, ठीक है, बट हमारा ह्यूमन ब्रेन से एप्पल वो सोच लेता है कि ये एप्पल का लोगो है। ओके, सो ये क्या होता है, ये क्लोजर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो चीज़ों को इमेजिन कर लेता है। देन द फोर्थ वन इज द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि ह्यूमन आई नेचुरली स्मूथ और कंटिन्यूस लाइंस को फॉलो करती है। अब जैसे अगर आप एक कर्व्ड लाइन स्क्रीन पर देख लो तो आपकी नज़र जो होगी ऑटोमेटिकली उस लाइन को फॉलो करती चली जाएगी। ठीक है, लाइक मैगजीन लेआउट्स और वेबसाइट्स इसी प्रिंसिपल्स को यूज़ करते ताकि रीडर की अटेंशन फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि सिंपल लाइन जो होगी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बट कर्व्ड लाइन जब आप देखोगे तो आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली जो है वहाँ चला जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज द सिम्योटिक्स। सिम्योटिक्स क्या हो गए, सिम्योटिक मीन स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। सो यानी सिम्बल्स और साइंस का मीनिंग कैसे बनता है। सो इस फील्ड को दो इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स और फर्डिनेंड डी सॉसर। इन्होंने सिम्योटिक्स एडवर्टाइजिंग और मीडिया स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया है अपना। ये दोनों जो स्कॉलर्स हैं सिम्योटिक्स एडवर्टाइजिंग और मीडिया स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड एडवर्टाइजिंग्स जो होती हैं ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स नहीं बेचती हैं, वो सिंबल और मीनिंग बेचते हैं। ओके, नाउ अब टाइप्स ऑफ साइंस क्या होते हैं इसे पेयर्स के अकॉर्डिंगली। पहला आ गया आपका आइकन। ठीक है, सो आइकन वो साइन है जो अपने ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है। ओके, जैसे व्हेन यू वॉच योर स्क्रीन, फ़ोन स्क्रीन, आपको लगली लोगोज दिखते हैं एप्लीकेशंस के, लाइक कैमरा का लोगो दिख गया, बस का मतलब आप कहीं जा रहे हो आपको बस का सिंबल दिख गया, आपको पता चल गया कि हमें बस का वेट करना है। ठीक है, वॉशरूम जाते हो आपको पता चलता है ये मेल का टॉयलेट है फीमेल का टॉयलेट है। ओके, सो ये सब जो आइकन्स है जो सब लोगो हैं, ठीक है, ये एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। सो इसीलिए इनको आइकन जो है ये बोला जाता है, दे आर आइडेंटिकल लुकिंग। ओके, नाउ सेकेंड वी हैव द इंडेक्स। तो नाउ इंडेक्स का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो किसी चीज़ से होता है, जैसे कि स्मोक जो है फायर से हो गया इसका कनेक्शन, फुटप्रिंट्स जो हैं यहाँ पे किसी के चलने का एविडेंस। देन वी हैव द थर्मोमीटर दैट इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, कहीं कहीं आप जो ये सिंबल से आपको पता चलता है कि ये चीज़ें हैं यहाँ पे होती हैं। सो मतलब यानी साइन जो है डायरेक्टली किसी रियलिटी की तरफ इंडिकेट करता है। देन थर्ड इज़ द सिंबल। अब सिंबल का ऑब्जेक्ट से कोई नेचुरल रिलेशन नहीं होता है, उसका मीनिंग सोसाइटी और कल्चर डिसाइड करता है। अब जैसे आप इमोजी डालते हो हार्ट की तो दैट मीन्स लव। ओके, आप अगर फ्लैग की इमोजी डाल रहे हो दैट मीन्स नेशन, योर इंडियन फ्लैग। ओके, सो ये जो मीनिंग्स हम सीखते हैं इसीलिए इनको सिंबल कहते हैं। ठीक है, इवन आप जो व्हाट्सएप इमोजीज यूज़ करते हो, मैं उनके एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सो आइकन्स क्या होते हैं, आइकन्स जो होते हैं ये लुक लाइक होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं ये इंडिकेट्स होते हैं, एंड सिम्बल्स क्या होते हैं ये सोशली लर्नड होते हैं। नाउ वी हैव द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरी। सो ये थेरी कहती है कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन को कैसे रिसीव करती है और प्रोसेस कैसे करती है। सो लेट्स सपोज अगर आप एक पोस्टर में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भर दोगे तो ऑडियंस जो होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी, तो इसको कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, लाइक आपके अगर यूट्यूब थंबनेल में 20 वर्ड्स लिखे हों, ठीक है, लेट्स सपोज, तो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं मैंने सिर्फ लिखा होगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs UGC नेट क्रैक JRF, ठीक है, सो क्लिक करेंगे लोग इंस्टेंट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा। कम्युनिकेशन डिज़ाइन में जो है सिंप्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन यू हैव द ऑडियंस सेंट्रिक डिज़ाइन। सो ये मॉडर्न कम्युनिकेशन डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका रूल सिंपल है, अपने लिए डिज़ाइन मत करो, ऑडियंस के लिए डिज़ाइन करो। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं थंबनेल बना रही हूँ, मैं इस तरह से थंबनेल बनाती हूँ कि उसकी रीडेबिलिटी आसान हो, टॉपिक क्लियरली पहुँच जाए। ठीक है, अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ करती हूँ, रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करती हो, तो तभी जो है सक्सेसफुल थंबनेल बनेगा एंड लोग भी उतना ही कंटेंट आपका देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ योर डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है, अब कम्युनिकेशन डिज़ाइन का एक प्रोसेस होता है। तो स्टेप 1 होता है रिसर्च, जहाँ पे आपको ऑडियंस को समझना पड़ता है। स्टेप 2 हो गया आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे आप एक आइडिया को क्रिएट करते हो। स्टेप 3 हो गया आपका प्रोटोटाइपिंग, यहाँ पे आप ड्राफ्ट या सैम्पल बनाते हो। स्टेप 4 हो गया आपका टेस्टिंग, ओके, यहाँ पे आप ऑडियंस का फीडबैक लेते हो। स्टेप 5 हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आप फाइनल डिज़ाइन को पब्लिश करते हो। एंड
अगर मैं कुछ एग्जांपल दूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यूजीसी नेट मतलब अपने किसी वीडियो का थंबनेल बना रही हूँ, तो मैं रिसर्च करती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को पता है वो लोग हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज ढूंढते हैं, तो मैं थंबनेल उस तरह से बनाऊंगी टॉप 50 पीवाईक्यूज, ओके। यहाँ प्रोटोटाइप क्या हो गया, थंबनेल का ड्राफ्ट। टेस्टिंग हो गया फ्रेंड से फीडबैक लेने से, मैं भी आपको बोलती हूँ कि मेरा कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है। देन टेस्टिंग क्या हो गया कि लेट्स सपोज मैंने अगर कोई थंबनेल बनाया, मैं अपने किसी फ्रेंड को दिखाऊंगी कि देख ये सही बना है या नहीं, ओके। देन इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, यूट्यूब पर अपलोड करना। सो एग्ज़ाम में आपको गेस्टाल्ट थ्योरी और ये प्रिंसिपल्स के बारे में, डिज़ाइन प्रैक्टिस के प्रोसेस के बारे में पूछा जा सकता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this slide we will study about the media production techniques. Now media production का simple meaning है कंटेंट को क्रिएट करने से लेकर ऑडियंस तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। सो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन। अगर हम प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन की बात करें, आप जैसे रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज़पेपर बनता कैसे है, ठीक है। इसके लिए कई स्टेजेस होती हैं। सर पहला हो गया आपका कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। सबसे पहले रिपोर्टर्स जो होते हैं ये न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं। लेट्स सपोज कहीं किसी सिटी में इलेक्शन हुआ, रिपोर्टर ग्राउंड पे जाकर उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर न्यूज़ वो लिखेगा, फिर एडिटर जो है उसको न्यूज़ को एडिट करेगा, फैक्ट चेकिंग होगी, ओके। सेकेंडली वी हैव द लेआउट एंड डिज़ाइन। अब न्यूज़ को न्यूज़पेपर पेज पर अरेंज किया जाएगा, ठीक है। फिर हेडलाइन कहाँ होगी, फ़ोटो कितनी होगी, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाएंगे, कॉक एक्सप्रेस वगैरह, ठीक है, लेआउट डिज़ाइनिंग में। सो ये सब लेआउट डिज़ाइनिंग में डिसाइड होता है और चीज़ों को एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली, लेआउट के अकॉर्डिंगली लगाया जाता है, जो भी स्टोरीज़ बनी है, न्यूज़ स्टोरीज़। सो फ्रंट पेज पर जैसे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, सबसे बड़ी हेडलाइन बनेगी। देन द थर्ड इज़ योर प्री प्रेस, ठीक है। ये प्रिंटिंग से पहले का प्रोसेस है, इसमें प्रूफ रीडिंग होती है, कलर करेक्शन होती है, प्लेट मेकिंग होती है। सो देन फोर्थ इज़ प्रिंटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आजकल मोस्टली ऑफसेट लिथोग्राफी यूज़ की जाती है। ये मोस्टली पूछा जाता है पेपर में कि आजकल जो आपके न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं कौन सी प्रिंटिंग्स होते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑफसेट लिथोग्राफी, ओके। सो इंडिया के जो मोस्ट पेपर्स ऑफसेट प्रिंटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्ट और इकोनॉमिकल होती है। अब जैसे आपके दैनिक जागरण ले लो, अमर उजाला, द हिंदू, ये सब कौन सा प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, दे यूज़ ऑफसेट प्रिंटिंग, ओके। देन फिफ्थ इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रिंटिंग के बाद न्यूज़पेपर रीडर्स तक पहुंचाए जाते हैं, ये जो है ये सर्कुलेशन प्रोसेस है। ये हमने प्रिंट का पढ़ा। नाउ वी विल कम टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन। सो इलेक्ट्रॉनिक में आपके रेडियो और टेलीविज़न दोनों आते हैं। तो रेडियो प्रोडक्शन की स्टेजेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट, सेकेंडली यू हैव टू डू द रिकॉर्डिंग, थर्ड यू हैव टू डू द एडिटिंग, देन यू हैव टू डू द मिक्सिंग, देन यू हैव टू ब्रॉडकास्ट योर कंटेंट, ओके। सो एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, लेट्स सपोज अगर आरजे मॉर्निंग शो कर रहा है, तो पहले वो स्क्रिप्ट बनेगी, फिर उसकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो होगा वो ऐड होगा, और फिर एफएम पर ब्रॉडकास्ट होगा। वही अगर टेलीविज़न प्रोडक्शन की बात करूँ तो इसके 3 मेजर स्टेजेस होते हैं। पहला हो गया प्री प्रोडक्शन, जो प्लानिंग स्टेज होते हैं, जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हो, यू डिसाइड द बजट कि इतने बजट में शूट होगा आपका, लोकेशन डिसाइड करते हो, यू डिसाइड द कास्ट, ओके। देन यू हैव द प्रोडक्शन जहाँ पे एक्चुअल शूटिंग होती है, कैमरा होता है, लाइटिंग होती है, साउंड, ये सब चीज़ें यूज़ होती है। देन यू हैव द पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें आपका एडिटिंग आ गया, वीएफएक्स आ गया, कलर ग्रेडिंग आ गया, योर फाइनल आउटपुट, ठीक है। फिर आपकी एक प्रॉपर मतलब सब कुछ मिलाकर एक मूवी बन गई, एक सीरीज़ बन गई, एक पूरा सीरियल बन गया, ठीक है। सो शूटिंग से पहले स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग जो हुई है वो प्री प्रोडक्शन में आ गई। देन आपकी शूटिंग आ गई जो कि प्रोडक्शन में है। देन आपकी एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हुआ जिसको हम पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं, ओके। नाउ वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग। तो फील्ड रिपोर्टिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग कहते हैं। जैसे ये अगर न्यूज़ रिपोर्टर फ्लड या इलेक्शन कवरेज के लिए फील्ड में जाता है तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग है। वो टीवी के लिए या रेडियो के लिए न्यूज़ गैदर कर रहा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड वी विल स्टडी अबाउट द डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो डिजिटल मीडिया ने ट्रेडिशनल मीडिया को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मीडिया में क्या डिफरेंस है, जो ट्रेडिशनल मीडिया था ये लीनियर है, वहीं अगर डिजिटल मीडिया की बात करें ये नॉन लीनियर है। अब एग्जांपल दूँ मैं, जैसे टीवी प्रोग्राम एक बार टेलीकास्ट हो गया, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो,
लेकिन यूट्यूब वीडियो आप अपलोड करने के बाद भी उसे एडिट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको रीअपलोड कर सकते हो, ठीक है, यू हैव अ ऑप्शन। देन तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये नॉन लीनियर हो गया। सो नाउ वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टूल्स लाइक वी हैव अडोब क्रिएटिव सूट जिसमें आपका फोटोशॉप आ गया, यू हैव प्रीमियर प्रो, यू हैव आफ्टर इफेक्ट्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स हैं। मोस्ट यूट्यूब के थंबनेल्स जो हैं फोटोशॉप पे डिज़ाइन किए जाते हैं, कैनवा पे डिज़ाइन किए जाते हैं। देन वीडियोज़ प्रीमियर प्रो में एडिटिंग वगैरह होती है, ठीक है। सो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग। Now there is one more editing software that is DaVinci Resolve. So प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है ये। आजकल फिल्म्स और वेब सीरीज़ में ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। देन वी हैव द CMS टूल। CMS क्या हो गए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। अब जैसे आपके वर्डप्रेस, न्यूज़ वेबसाइट्स जो हैं ये इसी पर चलती हैं। नाउ AI इन मीडिया प्रोडक्शन, सो ये एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक है, ठीक है। अब जैसे आजकल जो है AI वॉइस ओवर्स दिए जा रहे हैं, AI सबटाइटल्स आ रहे हैं, AI वीडियो एडिटिंग हो रही है। देन वी हैव द AI कंटेंट सजेशंस। आज मीडिया हाउसेस भी AI का यूज़ कर रहे हैं। देन यू हैव द डिजिटल प्रोडक्शन फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन की बात करेंगे। सो एक ही कंटेंट में आपको टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा, वीडियो भी होगी, ऑडियो भी होगा, ग्राफिक्स भी होगा। सो सब कंबाइन जो है करके एक पैकेज बनाया जाता है। सो अब जैसे BBC के जो वेबसाइट आर्टिकल्स में वीडियो भी देखते हो आप, इन्फोग्राफिक भी देखते हो आप, टेक्स्ट भी देखते हो, तो सबको मिलाकर एक प्रॉपर न्यूज़ स्टोरी बनाई जाती है। Then we have the SEO. What is SEO? It is a search engine optimization. Like कंटेंट को गूगल सर्च में रैंक करवाना, ठीक है। अब जैसे मेरे UGC अगर नेट के वीडियोज़ अगर SEO ऑप्टिमाइज्ड हैं तो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचेगी। नाउ लाइव स्ट्रीमिंग, यू हैव यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग दीज डेज। सो ये डिजिटल प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this slide we will study about the economics of mass media in India. So ये स्टूडेंट्स मीडिया, यू शुड नो दैट मीडिया आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देता है, तो मीडिया एक बिजनेस भी है, ठीक है। इसके अपने रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं। सो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पैसे कैसे कमाती हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाता है इसमें एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। ये सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। जैसे आपको TV एड्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर एड्स मिलते हैं, यूट्यूब एड्स मिलते हैं, गूगल एड्स मिलते हैं। सो ये क्या है, रेवेन्यू जनरेट होता है इन एडवर्टाइजमेंट से। देन यू हैव द सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, ठीक है। ऑडियंस डायरेक्टली पेमेंट करती है, जैसे आपके नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गए, OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन से भी इनकम जो है जनरेट की जा सकती है। देन यू हैव द सिंडिकेशन, दैट इज़ एक कंटेंट को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में बेचना, ठीक है। अब जैसे न्यूज़ एजेंसीज जो होती हैं अपनी स्टोरीज न्यूज़पेपर्स को सेल करती हैं, ओके। दिस ऑल्सो जनरेट्स रेवेन्यू। देन यू हैव द इवेंट्स लाइक मीडिया हाउसेस कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जैसे मतलब कोई बड़ा इवेंट करवा लिया, इंडिया टुडे कनक्लेव या अमर उजाला कनक्लेव, इस तरह का बड़ा इवेंट हुआ, ठीक है। देन मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो इंडिया का जो मीडिया मार्केट है ये ओलिगोपोलिस्टिक है। अब ओलिगोपोलिस्टिक का क्या मतलब है, ओलिगोपोली का क्या मतलब है, लाइक बहुत सारी कुछ जो लार्ज कंपनीज हैं ये डोमिनेट करती है मार्केट को, ठीक है। अब एग्जांपल हो गए से आपका टाइम्स ग्रुप, सी एंटरटेनमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये दे डोमिनेट द मीडिया इंडस्ट्री। देन यू हैव द TRP, दैट इज़ द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये TV ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एक सीरियल की TRP हाई है तो एडवर्टाइजर्स उस प्रोग्राम में ऐड देने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे, इसलिए TRP जो है ये डायरेक्टली रेवेन्यू से कनेक्टेड है। Now there are certain challenges also like piracy is there, digital disruption is there, advertising dependency is there, rural urban divide is there. So ये media industry के major challenges हैं. Now we will move to the next slide. Principles and management post liberalization 1991, ठीक है। सो ये जो इंटायर यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये है 1991 के ऊपर बेस्ड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर। एंड बिफोर 1991 की बात करूँ मैं तो इंडिया में मीडिया लार्जली गवर्नमेंट कंट्रोल था, मेनली दूरदर्शन था, मोनोपोली था, लिमिटेड चैनल्स अवेलेबल थे, कंपटीशन ऑलमोस्ट नहीं था। कंपटीशन तब आया आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया हमारी कंट्री में, LPG जिसको हम बोलते हैं 1991 के बाद। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई, मीडिया सेक्टर जो था वो ओपन हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स आए, ठीक है, नए चैनल्स बने, जैसे कि 1991 में स्टार TV आया, 92 में ZTV आया, 2000 में प्राइवेट FM रेडियोज़ आ गए। सो ये माइलस्टोन्स जो है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं MCQs में ना। अब की प्रिंसिपल्स क्या थे, मार्केट ओरिएंटेशन, लाइक ऑडियंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाना,
जैसे कि अब आपके जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये ऑडियंस की प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं और उसी हिसाब का कंटेंट बनाते हैं। देन कन्वर्जेंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था, लाइक एक मीडिया कंपनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर काम करती है। जैसे एग्जांपल लाइक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वेबसाइट भी चला रहा है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी चला रहा है, यूट्यूब भी चला रहा है, अपना इंस्टाग्राम भी चला रहा है, ठीक है, सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं। देन यू हैव द प्रोफेशनलाइजेशन। सो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का एंट्री के बारे में, लाइक वी हैव HR पॉलिसीज, वी हैव ब्रांडिंग, वी हैव मार्केटिंग, वी हैव डाटा एनालिटिक्स, ये सब इंपॉर्टेंट हो गए विद टाइम। ओके, देन वी हैव द अजाइल मैनेजमेंट। सो फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्विकली अडेप्ट करना इसका मीनिंग है। एंड जैसे आपके जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर्स जो थे ये पहले सिर्फ प्रिंटेड कॉपीज़ बेचते थे, बट आजकल ये भी डिजिटल आ गए हैं, ऐप्स पे यू गेट द होल पेपर। ओके, देन यू हैव द चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस जो हैं फेस करने पड़ते हैं करेंटली, लाइक वी हैव द कमर्शियल प्रेशर, मीडिया इंडस्ट्री में फेक न्यूज़ होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, एथिकल इश्यूज होते हैं, डिजिटल रेगुलेशन होता है। सो ये मॉडर्न मीडिया मैनेजमेंट के मेजर कंसर्न्स हैं। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट स्लाइड। सो इट इज़ बेसिकली अ क्विक रिवीजन और कुछ MCQs हैं जो मैं पढ़ूंगी। मीडिया मैनेजमेंट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, PODC मॉडल के ऊपर। नाउ P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग एंड C फॉर कंट्रोलिंग। देन सेकेंडली वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रामर। ओके, यहाँ पे रूल्स ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होते हैं। देन वी हैव द गेस्टाल्ट जो कि ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर बेस्ड थेरी है। देन वी हैव द सिमियोटिक दैट मीन्स द स्टडी ऑफ साइन। देन वी हैव द ENG दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग। वी हैव द ऑफसेट प्रिंटिंग जो कि करेंटली चल रही है न्यूज़पेपर्स में, इट इज़ अ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग टेक्निक। देन वी हैव द TRP दैट इज़ द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। देन वी हैव द लिबरलाइजेशन दैट केम इन 1991। देन वी हैव द कन्वर्जेंस जहाँ पे देर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लाइक वी हैव द OTT, print, TV, digital. Okay, then we have the AI tools जो कि emerging trends in media production. So the first question is the concept of media grammar in electronic media primarily refers to, so it refers to the rules and conventions of effective audiovisual storytelling. Now the second question is which year makes the beginning of private television broadcasting in India? So it was the 1991 जब liberalization आया था, ठीक है, private media revolution हुआ था. Now question third is in semiotics a sign that resembles the object it represents it's called, उसको हम बोलते हैं आइकन, ठीक है। जैसे whenever you see a कैमरा आइकन इन फोन you get to know this is a camera, इसको मैं टच करूँगी तो कैमरा ओपन हो जाएगा। Then question fourth is the TRP in Indian television broadcasting stands for the television rating point that is used for audience measurement and advertising rates. Okay, so आपको ये सब इसमें याद रखना है। मैंने जो मेन चीज़ें थी इसमें सब कवर कर दी है, सबके कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आऊँगी इसी टॉपिक पे, ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन पे ही। सो तब तक प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में एंड डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड।